हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर जो कि एडिटोरियल बुक से होगा, जो कि आज का टॉपिक होगा मेरा जीनोम एंड इंडिया प्रोजेक्ट। जिसमें हम देखेंगे @news@365 का टॉपिक होगा ये, जिसमें मेरा टॉपिक होगा आज का जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। देखते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। देखते हैं हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने 10,000वें जीनोम अनुक्रम परियोजना के पूरा होने की घोषणा किया है। तो कितने 10,000वें जीनोम अनुक्रम परियोजना के पूरा करने की घोषणा किया गया है। जीनोम अनुक्रम एक प्रयोगशाला विधि है। देखिए, जीनोम अनुक्रम एक क्या है, प्रयोगशाला विधि है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट जीव के संपूर्ण आनुवंशिक मेकअप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए, जीनोम अनुक्रम जो है एक प्रकार का प्रयोगशाला विधि है जिसका उपयोग जो है किसी विशिष्ट जीव के संपूर्ण आनुवंशिक मेकअप को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, जीनोम अनुक्रम डीएनए या आरएनए के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक जानकारी को पढ़ और व्याख्या कर सकते हैं। तो देखिए, जीनोम अनुक्रम क्या है, ये जो डीएनए होता है और एक आरएनए के भीतर पाई जाने वाली आनुवंशिक जानकारी को बारे में व्याख्या कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। मानव जीनोम डीएनए से बने होते हैं। तो देखिए, मानव जीनोम जो होते हैं किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। ये आप याद करके रखिएगा। आगे बात करते हैं जीआईपी के बारे में। 10,000वें भारत जीनोम अनुक्रमित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह 20 राष्ट्रीय संस्थानों का संघ है। केंद्रीय समन्वयक सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलोर, केंद्रीय समन्वयक सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च बेंगलोर से इसकी घोषणा 2020 में की गई थी। जीआईपी की घोषणा जो था 2020 में किया गया था। और जो है इस परियोजना के लिए फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र में 8 पेटाबाइट्स का विशाल डेटा संग्रह किया गया है। कहाँ में किया गया है, तो इस परियोजना के तहत मतलब कि जीआईपी के अंतर्गत जो है फरीदाबाद में भारतीय जैविक डेटा केंद्र में 8 पेटाबाइट्स का विशाल डेटाबेस संग्रहित किया गया है। इससे संबंधित तथ्य देखेंगे। 1970 के दशक में फ्रेडरिक सिंगर ने पहले अनुक्रमिक विधि विकसित की। किन्होंने विकसित किया तो 1970 के दशक में फ्रेडरिक सेंगर ने पहली अनुक्रमण विधि विकसित की। उसके बाद 1990 में मानव जीनोम परियोजना शुरू की और 2003 में पूरा किया गया। सबसे पहले कब किया गया, तो 1990 में मानव जीनोम परियोजना शुरू की गई और 2003 में इसको पूरा कर लिया गया। भारत में CSIR ने 2009 में पहला जीनोम अनुक्रम तैयार किया है। तो भारत सबसे पहले कब तैयार किया गया है, तो 2009 में तैयार किया है। आगे बात करते हैं आदर्श आचार संहिता देखेंगे। आदर्श आचार संहिता होता क्या है, इसके पूरा डिटेल देखेंगे। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने कौन सा, तो 16 मार्च को चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा की और आदर्श आचार संहिता लागू की। कब, कितने में, तो 16 मार्च 2024 को चुनाव का 18वीं लोकसभा की चुनाव कराने की घोषणा किया और 7 चरणों में चुनाव कराने की घोषणा किया और साथ में ही आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया था। आगे बात करते हैं, आदर्श आचार संहिता भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का एक सेट है जो बताता है कि चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कैसे आचरण करना चाहिए। तो देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आदर्श आचार संहिता हम कहते किसको हैं। इसको पहले देखेंगे कि आदर्श आचार संहिता हम कहते किसको हैं। जैसे कि भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश का एक सेट होता है। जिस तरह से दिशा निर्देश का सेट दिया जाता है और चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कैसे आचरण किया जाता है, वही आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत आता है। इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि देखेंगे। 1960 में केरल विधानसभा चुनाव के दौरान क्या करे और क्या न करे की एक छोटी सी सूची जारी किया गया था। कब किया गया था, तो सबसे पहले 1960 में केरल में किया गया था कि क्या करना है, न करना ही करना है, उसके लिए एक सूची जारी किया गया था। उसके बाद 1991 में कोड को समेकित किया गया और राजनीतिक दलों को स्वीकार किया गया। तो कोड को समेकित किया गया और राजनीतिक दलों को स्वीकार किया गया, ये वाले सिस्टम। उसके बाद
एमसीसी को हरबंश सिंह जलाल बनाम यूओआई केस 2001 में न्यायिक मान्यता मिली थी। किसका? तो ये वाले आदर्श आचार संहिता का। आदर्श आचार संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यह लोकसभा, देखिए आदर्श आचार संहिता जो है कहाँ कहाँ पे लागू होता है? तो लोकसभा में लागू होता है, लोकसभा चुनाव में लागू होता है, विधानसभा चुनाव में लागू होता है और उपचुनाव के दौरान भी लागू होता है आदर्श आचार संहिता। आगे क्या बात बोलते हैं? जनमत और एग्जिट पोल को विनिमय किया जाता है, सरकारी विज्ञापनों पर प्रतिबंध किया जाता है, इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं होता है। अस्थाई समिति ने 2013 में आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की इसकी अस्थाई समिति ने 2013 में आदर्श आचार संहिता को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की सिफारिश किया था। आगे देखते हैं भारत बेरोजगार रिपोर्ट 2024 देखेंगे कि रोजगार रिपोर्ट 2024 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्था द्वारा जारी किया गया यह रिपोर्ट तीसरा संस्करण है। किसके द्वारा जारी किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह जारी किया गया है और मानव विकास संस्था द्वारा जारी किया गया यह रिपोर्ट तीसरा संस्करण है, थर्ड संस्करण है। भारत में लगभग 90% श्रमिक अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं, मतलब भारत में 90% श्रमिक जो है अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं, वही 62% अकुशल 62% अकुशल आकस्मिक कृषि श्रमिक और निर्माण क्षेत्र के 70% श्रमिक को 2022 में निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी नहीं मिली। आगे बात करते हैं नेक्स्ट देखेंगे बिहार उत्तर प्रदेश उड़ीसा में रोजगार के परिणाम सबसे खराब है। कहाँ में? तो बिहार में हो जाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उसके बाद उड़ीसा में जो है रोजगार की स्थिति सबसे खराब है। आगे देखते हैं भारत में 2030 तक लगभग 40% प्रवासन दर होने की उम्मीद है और शहरी आबादी 607 मिलियन तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे निर्माण क्षेत्र उच्च रोजगार लोच बनाए रखता है। शिक्षित युवाओं ने बेरोजगारी के बहुत अधिक स्तर को अनुभव किया है और यह फिर से पुरुष की तुलना में महिलाओं में अधिक है। केवल 4% युवाओं के पास अनौपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुंचता है। कितना? तो केवल 4% के पास है। आगे बात करते हैं कच्चाथीवु द्वीप देखेंगे। कच्चाथीवु द्वीप क्या है उसके बारे में डील करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री द्वारा कच्चाथीवु द्वीप देखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा अपने भाषण में इस बात को उजागर करने के बाद यह चर्चा में आ गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री जिस तरह से कच्चाथीवु द्वीप को जो भाषण में बात बोले थे उसके बाद जो है ये चर्चा में आ गया था। उसके बाद देखते हैं कि क्या बताया गया है इसमें। द्वीप के बारे में देखेंगे। 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना था कच्चाथीवु द्वीप जो है 14वीं शताब्दी में। कब बना था? तो 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बना था। यह पाक जल संधि में एक स्थित निर्जन द्वीप, देखिए इसको याद रखिएगा कि यह पाक जल संधि में एक स्थित निर्जन द्वीप यह 285 एकड़ में विस्तृत है। भारत तट से यह 33 किलोमीटर दूर और रामेश्वरम के उत्तर पूर्व और श्रीलंका के डेल्फटा द्वीप से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यहाँ सेंट एंथोनी चर्च है जो 20वीं शताब्दी में बना था। तो देखिए ये वाले याद रखिएगा कि यहाँ पे सेंट एंथोनी चर्च कहाँ में है? तो कच्चाथीवु द्वीप पे सेंट एंथोनी चर्च है। पृष्ठभूमि देखेंगे इसका। प्रारंभ में यह रामेश्वरम के रामानंद साम्राज्य के स्वामित्व में था। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बन गया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत श्रीलंका समुद्री समझौता के तहत 1974 में भारत सरकार ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। तो 1974 में जो है भारत सरकार ने उस द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। नेक्स्ट देखेंगे भारत ने 1976 में इस क्षेत्र में मछली पकड़ने के अधिकार को भी छोड़ दिया था। मतलब कि 1974 में भारत सरकार ने श्रीलंका को दे दिया, उसके बाद 1976 में मछली पकड़ने का अधिकार खो दिया था भारत सरकार ने। आगे देखते हैं नोट क्या बोलता है। सेंट एंथोनी को मछुआरे का संरक्षक संत माना जाता है। उनका जन्म 1195 में लिस्बन में हुआ था। कौन सेंट एंथोनी को
सेंट एंथोनी कौन थे? तो सेंट एंथोनी के मछुआरे के संरक्षक का संत माना जाता था, जिनका जन्म जो है 1195 में लिस्बन में हुआ था। आगे देखते हैं इंडिया एआई मिशन देखेंगे। इंडिया एआई मिशन का मतलब कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन देखेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों के लिए 10,372 करोड़ के परिव्यय के साथ इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दे दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना, एआई नवाचार को बढ़ावा देना, सभी क्षेत्र में एआई के उपयोग को प्रोत्साहित करना और सामाजिक लाभ के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करना। आगे बात करते हैं इसका विजन क्या है। तो भारत ने एआई को भारत के लिए काम करना है। क्या विजन क्या है? भारत में एआई बनाना। क्या है इसका विजन? तो भारत में एआई को बनाना और एआई को भारत के लिए काम करना इसका विजन है। आगे बात करते हैं नोडल मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आ जाएगा। कार्यान्वयन एजेंसी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग और इंडिया एआई इसका नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं मिशन के घटक क्या हो जाएगा। ये 10,000 से अधिक जीपीयू या उससे अधिक सुपर कंप्यूटिंग क्षमता विभिन्न हितधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी। एआई को एक सेवा के रूप में पेश करने और एआई इनोवेटर्स को पूर्व प्रशिक्षित एक मॉडल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर स्वदेश बड़े मल्टी मॉडल के लिए विकसित और तैनाती का कार्य करेगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट लाइन, इंडिया एआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई इंडिया एआई डेटाबेस प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन के लिए गुणवत्ता वाले गैर व्यक्तिगत डेटा सेट तक पहुंच को सुव्यवस्थित करेगा। भारत भर के टियर 2 टियर 3 शहरों में डेटा और एआई लैब स्थापित किया जाएगा। कौन सा? तो भारत भर के टियर 2 और टियर 3 शहर में डेटा एआई लैब स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं स्नातक मास्टर स्तर और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए एआई पाठ्यक्रमों की अवधारणा बनाई जाएगी। उसके बाद डीप टेक एआई स्टार्टअप और भविष्य की एआई परियोजनाओं को निधि देना होगा। आगे बात करते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 देखेंगे। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया गया है। देखेंगे यह चौथा संस्करण है। इसका आदर्श वाक्य है, भारत की ओर सतत प्रगति समावेशी विकास इसे नीति आयोग के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से जारी किया गया है। पहला संस्करण 2018 में जारी किया गया था। इस संस्करण में 16 लक्ष्य और 113 संकेत लक्ष्य 17 शामिल नहीं है। इस संस्करण में 16 लक्ष्य है और 113 संकेतक है। नोटिस में क्या दिया है कि लक्ष्य 17 शामिल नहीं है। देश के लिए कुल एसडीजी स्कोर 2023-24 के लिए 71 है, जो कि 2020-21 में 66 था। वही उत्तराखंड और केरल में 79 अंकों के साथ राज्यों में शीर्ष स्थान पे है। कौन कौन से? तो उत्तराखंड और केरल जो है 79 अंकों के साथ जो है राज्य में शीर्ष स्थान पे है, जबकि चंडीगढ़ 77 अंकों के साथ केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान पे है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए एसडीजी इंडेक्स के बारे में कि सबसे टॉप में कौन सा हो जाएगा, तो आपका उत्तराखंड और केरल जो हो जाएगा 79 अंकों के साथ टॉप में हो जाएगा। वही अगर यूनियन टेरेटरी में पूछा जाता है तो चंडीगढ़ जो हो जाएगा आपका, चंडीगढ़ जो होगा फर्स्ट स्थान पर हो जाएगा। वही बात करते हैं बिहार का, तो बिहार 57 अंकों के साथ सबसे निचले पैदान पे है। वही झारखंड की बात करते हैं तो 62 अंकों के साथ दूसरे सबसे निचले पैदान पे है। तो सेकंड लास्ट कौन सा है? लास्ट में आपका बिहार जो हो जाएगा 57 अंकों के साथ। वही 62 जो हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा, सेकेंड लास्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो हो जाएगा 65 अंकों के साथ सबसे निचले पैदान पे है। तो सबसे निचले पैदान पे कौन हो जाएगा? तो 65 अंकों के साथ सबसे निचले पैदान पर आपका झारखंड हो जाएगा। सॉरी, झारखंड नहीं,
लद्दाख हो जाएगा, लद्दाख जो हो जाएगा 65 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पे केंद्रीय केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा। और टॉप में 77 अंक के साथ कौन सा हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश में, तो चंडीगढ़ हो जाएगा। आगे बात करते हैं 2018 से सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाला राज्य कौन कौन से है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, उसके बाद सिक्किम हो जाएगा कि 2018 से सबसे ज़्यादा लाभ पाने वाले राज्य हो जाएंगे ये सभी। कुल 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से अग्रिम श्रेणी 65 से 99 में है। प्रदर्शन श्रेणी में 50 से 64 में चार राज्य है कौन कौन से, तो 50 से 64 अंक में 4 राज्य हो जाएंगे आपका। बिहार हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आकांक्षी 0 से 49 और अचीवर 100 श्रेणी के अंतर्गत कोई राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में नहीं आता है। एसडीजी 1 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था, तो तमिलनाडु था जो 92 स्कोर था, और बिहार का स्कोर 39 अंतिम स्थान पे था। वही एसडीजी 2 पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य में केरल हो जाएगा। अब बिहार का स्थान 24 अंकों के साथ सबसे नीचे था। तो बिहार जो है हरदम पीछे रहा है और ए वाले रैंक में भी पीछे रहा है। आगे देखते हैं बिमेस्टिक देखेंगे, तो बिमेस्टिक क्या होता है, तो देखिए बिमेस्टिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बे ऑफ इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिमेस्टिक का फुल नेम होता है। अब बिमेस्टिक है क्या, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मार्च 2022 में श्रीलंका में आयोजित 5वें बिमेस्टिक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल बिमेस्टिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसे अपनाया गया है। तो कहाँ में किया गया है, देखिए बिमेस्टिक का समिट कहाँ में हुआ है, तो श्रीलंका में हुआ है। आप इसको याद कीजिए कि मार्च 2022 में श्रीलंका में आयोजित 5वें बिमेस्टिक शिखर सम्मेलन के दौरान बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक आर्थिक सहयोग पहल बिमेस्टिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए हैं, इसे अपनाया गया है। आगे बात करते हैं, यह चार्टर बिमेस्टिक को राज्य का संगठनों से पर्यवेक्षक है या यहाँ तक कि सदस्य बनने के अनुरोध को स्वीकार करने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं बिमेस्टिक के बारे में क्या क्या दिया गया है। इस संगठन में बंगाल की खाड़ी के तटीय समवर्ती क्षेत्र स्थित 7 देशों का सदस्य है। कितने देशों का, तो 7 देशों का सदस्य है, जिसमें से हो जाएगा आपका 7 देश कौन कौन से हो जाएंगे, भारत हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा और थाईलैंड हो जाएगा। तो देखिए 7 कंट्री आप याद कीजिएगा बिमेस्टिक का, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड जो हो जाएगा आपका बिमेस्टिक का सदस्य हो जाएगा। वही दिसंबर 1997 में म्यांमार और 2004 में भूटान और नेपाल के शामिल होने के बाद इसे शुरू से बेस्टिक्स कहा जाता था, जो कि अब बिमेस्टिक कहा जाने लगा। बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 में अस्तित्व में आया था। कब आया है, तो बैंकॉक घोषणा के माध्यम से 6 जून 1997 को बाद ये अस्तित्व में आया है। आगे बात करते हैं, अनुमानित जनसंख्या कितना है, 1.8 बिलियन जो अनुमानित जनसंख्या है, जो कि वैश्विक जनसंख्या का 22% रखता है। वही जीडीपी का $4.5 ट्रिलियन वैश्विक जीडीपी का 4.5% रखता है। बिमेस्टिक का सचिवालय कहाँ में, ढाका में है, जो कि 2014 में स्थापित किया गया है। अब महासचिव कौन है, तो इंद्रमणि पांडे जो हो जाएंगे महासचिव हो जाएंगे बिमेस्टिक का। आगे बात करते हैं, इजराइल हमास युद्ध देखेंगे। इजराइल हमास युद्ध से कौन कौन से क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है, वही हम देखने वाले हैं। तो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया था। तो देखिए ये आप याद रखिए कि हमास का कोड क्या था, हमास का जो कोड था, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया था, बोल करके कि ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत जो है इन्होंने हमास ने इजराइल पे हमला किया था। और इजराइल ने अपने के लिए ऑपरेशन आयरन स्क्वाड के तहत जवाबी हमला दिया था। किसके तहत, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड्स के अंतर्गत जो है इजराइल ने जवाबी हमला दिया था। और हमास ने उधर से किया था ऑपरेशन
तूफान अल अक्सा किया था और इन्होंने इजराइल ने किया था ऑपरेशन आयरन स्वेट्स। भारत ने इजराइल से नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया था। तो इंडिया ने क्या चालू किया था? तो ऑपरेशन अजय जो चालू किया था इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए। आगे बात करते हैं। हमास या इस्लामिक प्रतिरोध आंदोलन की स्थापना 1947 में कार्यरत अहमद यासीन द्वारा गाजा में की गई थी। राफा क्रॉसिंग क्या है? गाजा का दक्षिणी भाग भूमध्य सागरीय तट पर इजराइल और मिस्र के बीच स्थित है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप की सीमा पर है। आगे बात करते हैं। अल अक्सा मस्जिद क्या है? पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है। क्या बोला गया? अल अक्सा मस्जिद जो है इन्होंने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा रखा है, उसका नाम तो अल अक्सा मस्जिद क्या है? पहाड़ी पर यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित है और मक्का और मदीना के बाद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। तो मक्का और मदीना के बाद जो है तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है किसको? अल अक्सा मस्जिद को, जो कहाँ में? यरूशलेम में है। आगे बात करते हैं, कुछ संबंधित तथ्य के बारे में देखेंगे। क्या बोला गया है कि 1948 में इजराइल स्वतंत्र हुआ और उसने कई युद्ध लड़े। तो कब इन्होंने स्वतंत्र हुआ? तो 1948 में इजराइल ने स्वतंत्र हुआ, बहुत सारे युद्ध लड़े। 1948 में इन्होंने अरब इजराइल युद्ध देखा। उसके बाद 1956 में स्वेज संकट देखा। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध चला। इजराइल का देखेंगे। इजराइल ने पश्चिमी तट कौन कौन से पश्चिमी तट? गाजा पट्टी, पूर्वी यरूशलेम, गोलन हाइट और सिनाई प्रायद्वीप पर नियंत्रण कर लिया है। कहाँ कहाँ नियंत्रण किया है? तो पश्चिमी तट पे किया गया है, गाजा पट्टी पे किया गया है, पूर्वी यरूशलेम में किया है, गोलन हाइट पे किया है। उसके बाद सिनाई प्रायद्वीप। गोलन हाइट किसका है? तो गोलन हाइट आप देख सकते हैं तो सीरिया का भाग है। वही सिनाई प्रायद्वीप किसका भाग है? तो मिस्र का भाग है। किन्होंने नियंत्रण कर लिया है? तो इजराइल ने नियंत्रण कर लिया है। आगे देखते हैं। योम किप्पुर युद्ध, देखिए इसको याद कीजिए कि योम किप्पुर युद्ध किससे रिलेटेड है? तो योम किप्पुर युद्ध 1973 में, इसे रमजान युद्ध, इसे क्या बोला जाता है? इसे रमजान युद्ध या अक्टूबर युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। मिस्र और सीरिया ने सिनाई प्रायद्वीप और गोलन हाइट को वापस लेने का प्रयास किया था। कौन कौन किया था? तो मिस्र और सीरिया जो है, मिस्र में कौन सा है? मिस्र का कौन सा हो जाएगा? तो मिस्र का हो जाएगा सिनाई प्रायद्वीप और सीरिया का हो जाएगा गोलन हाइट जो है, इसके माध्यम से जो है वापस लेने का प्रयास किया था। कौन सा युद्ध में? तो योम किप्पुर युद्ध में 1973 में हुआ था। मिस्र और सीरिया ने सिनाई प्रायद्वीप और गोलन हाइट को वापस लेने का प्रयास किया था। आगे बात करते हैं। कैंप डेविड समझौता क्या है? कैंप डेविड समझौता 1978 इजराइल और मिस्र के बीच शांति संधि। इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप मिस्र को वापस कर दिया। उसके बाद ओस्लो समझौता, 2 राज्य समाधान। ओस्लो समझौता 1993, 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन। भारत 2 राज्य समाधान के पक्ष में है। ओस्लो समझौता के अंतर्गत क्या हो गया? ओस्लो समझौता 1993 के अंतर्गत 2 राज्य समाधान का कार्यान्वयन है। भारत 2 राज्य समाधान के पक्ष में है। आगे बात करते हैं कि 26 अक्टूबर 1994 को इजराइल और जॉर्डन में शांति संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 1994 को इजराइल और जॉर्डन ने शांति संधि पर समझौता किया था। वही बात करते हैं। इंतिफादा 1987 से 1990 तक, 1987 से 1990 तक पहला इंतिफादा और 2000 से 2005 तक दूसरा इंतिफादा। इंतिफादा का अर्थ है इजराइल के खिलाफ तीव्र फिलिस्तीन विरोध की अवधि। इंतिफादा का अर्थ होता है इजराइल के खिलाफ तीव्र फिलिस्तीन विरोध की अवधि होता है इंतिफादा का अर्थ। आगे देखते हैं कि 6 दिसंबर 2017 को यूएसए ने औपचारिक रूप से यरूशलेम को 6 दिसंबर 2017 को, देखिए ध्यान दीजिएगा कि 6 दिसंबर 2017 को यूएसए ने औपचारिक रूप से यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दे दिया। तो इजराइल के राजधानी के रूप में मान्यता किसको दे दिया? यरूशलेम को दे दिया। किसने दिया? तो यूएसए ने दिया। कब दिया? तो 6 दिसंबर 2017 को दिया है। आगे बात करते हैं अब्राहम समझौता 2020। अब्राहम समझौता 2020 क्या है? यह इजराइल यूएई और बहरीन के बीच शांति समझौता है। अब्राहम समझौता कहाँ में
में। अब्राहम समझौता 2020 देखेंगे, इजराइल के बीच है, यूएई हो जाएगा, और बहरीन के बीच समझौता है, इजराइल समझौता। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा राम मंदिर। राम मंदिर। टाइमलाइन के माध्यम से पृष्ठभूमि देखिए, सबसे पहले देखेंगे राम मंदिर के बारे में कि 1528 में बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर बाकी, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम बहुत ज़रूरी है कि बाबर के अधीन मुगल कमांडर मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। वही 1859 में ब्रिटिश ने इस स्थल को 2 अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया था। कब किया था? तो 1859 में 1859 में ब्रिटिश ने इस स्थल को 2 अलग अलग खंडों में विभाजित किया था। मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दे दिया था, जबकि हिंदुओं को बाहरी प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दे दिया था। तो इसमें देखिए 1859 में ब्रिटिश सरकार ने 2 अलग अलग खंडों में इसको विभाजित किया था। पहला विभाजित किया था कि मुसलमानों को अंदर प्रार्थना करने की अनुमति दे दिया था, वही हिंदुओं को जो है बाहर प्रांगण में पूजा करने की अनुमति दे दिया था। आगे बात करते हैं 1862 से 1863 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया था। तो अयोध्या के सर्वेक्षण किसने किया था? अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम अयोध्या का सर्वेक्षण किया था। 1949 में हो जाएगा आपका, सरकार ने इस विवादित संपत्ति घोषित कर दिया था, और 1949 में ही इसको जो है बाबरी मस्जिद को जो है सरकार ने विवादित संपत्ति घोषित कर दिया था। 1976 से 1977 में बिबिन लाल के नेतृत्व में सर्वप्रथम खुदाई किया गया था। कब किया गया था? तो 1976 से लेकर के 1977 के बीच में बिबिन लाल के नेतृत्व में इसका खुदाई किया गया था। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। 6 दिसंबर 1992 के भीड़ द्वारा मस्जिद को गिरा दिया गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे थे। तो देखिए 6 दिसंबर 1992 को भीड़ द्वारा जो है मस्जिद को गिरा दिया गया था और हिंदू मुस्लिम दंगे जो है भड़क उठे थे। उसके बाद देखते हैं 16 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने घटना की जाँच के लिए लिब्राहम आयोग का गठन किया था। तो किस आयोग का? तो लिब्राहम आयोग का गठन किया था। 16 दिसंबर 1992 को केंद्र सरकार ने घटना की जांच के लिए लिब्राहम आयोग का गठन किया था। वही देखते हैं 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 3 न्यायिक पीठ ने विवादित स्थलों को हिंदुओं और मुसलमानों के बीच समझौता साझा करने का फैसला सुनाया था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी। देखिए कि क्या बोला गया है, 9 नवंबर 2019 को क्या फैसला दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हिंदू मंदिर के निर्माण की देखरेख के लिए जमीन एक ट्रस्ट को सौंपी जाएगी और अयोध्या में ही जमीन का अगला टुकड़ा मुस्लिम समूहों को भी दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट गठन किया जाएगा, जिसके सचिव चंपत राय और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास बनाए गए हैं। आगे बात करते हैं। 5 जजों की बेंच द्वारा फैसला और उसके सदस्य निम्नलिखित हो जाएंगे। सीजेआई हो जाएंगे कौन? रंजन गोगोई थे। जस्टिस एस.ए. बोबडे हो जाएंगे। उसके बाद डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएंगे। उसके बाद अशोक भूषण थे और कौन थे? एस. अब्दुल नाजिर थे। आगे बात करते हैं। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने मंदिर की आधारशिला रखी थी। उसके बाद 22 जनवरी 2024 को मंदिर का प्रांगण का उद्घाटन किया गया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की विशेषताएं देखते हैं। मंदिर जो है पारंपरिक नागर शैली में बनाई गई है। तो देखिए इधर में नॉर्थ साइड में जितने भी मंदिर बनेंगे तो नागर शैली में बनेंगे, वहीं थोड़ा साउथ साइड में जाइएगा तो सब द्रविड़ शैली में बन जाते हैं, और बीच में आ जाइएगा तो नागर शैली या द्रविड़ शैली का मिश्रण में मंदिर बनाया जाता है। तो ये जो मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, नागर शैली में मंदिर बनाई गई है। वस्तुकार कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत बी सोमपुरा जो हो जाएंगे वस्तुकार हो जाएंगे। उनके 2 बेटे जो हो जाएंगे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा के साथ मिलकर के डिजाइन किया गया है। और आगे बात करते हैं। लर्सन एवं टर्बो कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, LNT के द्वारा बनाया जा रहा है।
टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग लिमिटेड से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनी ने काम कर रहा है। आगे बात करते हैं, इसमें 5 मंडप है। कौन कौन से मंडप हो जाएंगे? नृत्य मंडप हो जाएगा, रंग मंडप हो जाएगा, सभा मंडप हो जाएगा, प्रार्थना मंडप हो जाएगा, उसके बाद कीर्तन मंडप हो जाएगा। तो देखिए ये मंडप को आप याद रखिएगा कि 5 मंडप है। कौन कौन से मंडप है? तो नृत्य मंडप है, नृत्य के बाद आपका नृत्य के बाद देखेंगे आप रंग मंडप देखेंगे, रंग मंडप के बाद देखेंगे सभा मंडप देखेंगे, उसके बाद प्रार्थना मंडप देखेंगे, उसके बाद कीर्तन मंडप देखेंगे। आगे बात करते हैं, मंदिर जो है 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिले 20 फीट की ऊंचाई होगी। इसकी कुल 392 खंभे हैं और 44 दरवाजे हैं। लंबाई देखेंगे, लंबाई इसका 380 फीट जो पूर्वी पश्चिम हो जाएगा, चौड़ाई जो हो जाएगा 250 फीट हो जाएगा, जो कि और ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा? 161 फीट हो जाएगा। इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, इसे बनाने में लोहा और इस्पात का उपयोग नहीं किया जा रहा है। मुख्य गर्भगृह में भगवान श्री राम के 5 वर्ष का बाल रूप और जिसे बालक राम नाम दिया गया है। परिसर के चारों कोने पर सूर्यदेव, देवी भागवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिर हैं। उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। दक्षिणी भुजा में हनुमान मंदिर है। आगे बात करते हैं, अन्य प्रस्तावित मंदिर महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनाया जाएगा, महर्षि वशिष्ठ का बनाया जाएगा, महर्षि अगस्त्यस का बनाया जाएगा, निषाद का बनाया जाएगा। निषाद राज माता सबरी, जटायु, देवी अहिल्या को समर्पित है। आगे बात करते हैं, नोट, भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण जो है अरुण योगी राज, भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण जो है अरुण योगी राज, सत्यनारायण पांडे और गणेश भट्ट ने किया है। अरुण योगी राज द्वारा 51 इंच की ऊंची मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया। किनके द्वारा बनाया गया? तो ये अरुण योगी राज के द्वारा जो मूर्ति बनाया गया है उसी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था। इसी तरह से जो है आज का टॉपिक मेरा समाप्त होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए हम आपको बता दें कि एडिटोरियल करेंट अफेयर का है, जो कि आपको हर एग्जाम में बेनिफिट होने वाला है। जितने भी एग्जाम लेटेस्ट में आने वाले एग्जाम है उसमें हर एक एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप बारीकी से इस वीडियो को देखिए और आप जो है कन्फर्म इससे क्वेश्चन बना करके आएंगे। इसी तरह से मेरा आज का टॉपिक जो है समाप्त होता है। एक हमारा जो है टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और वहाँ से जुड़िए। थैंक यू।